दोस्तों मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करेंगे 30 अक्टूबर की उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, साथ ही साथ स्टैटिक जीके के सेशन के बारे में, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है? क्वेश्चन बेटा आपसे ये पूछना चाहता है, भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में कहां पर कैबिनेट विस्तार चल रहा है? अब बेटा ध्यान रखो, ये उस राज्य में चल रहा है जहां पे विधानमंडल की चर्चा करें तो इसके 182 सदस्य हैं। अगर लोकसभा की चर्चा करें तो लोकसभा के 26 सदस्य हैं। राज्यसभा की चर्चा करें तो राज्यसभा के 11 सदस्य नामित होते हैं। साथ ही साथ इस राज्य के राज्यपाल की चर्चा करें तो इस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। कौन है बेटा? आचार्य देवव्रत जी हैं। पॉइंट बेटा ध्यान रखना, आप ऐसे उस राज्य की संकल्पना करो जहां पे आचार्य देवव्रत जी हैं। अब आचार्य देवव्रत जी के पास तो दो राज्य हैं, एक ये राज्य रहा, दूसरा इसी के साथ ही साथ वो महाराष्ट्र राज्य के बारे में भी है, महाराष्ट्र राज्य की भी राज्यपाल है। महाराष्ट्र राज्य का इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। अब इसके अलावा महाराष्ट्र के साथ ही गुजरात की, तो गुजरात पॉइंट याद रखना, गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हैं, उनके कैबिनेट विस्तार का प्रारंभ चल रहा है। कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रालय किसको मिले वो पॉइंट ध्यान रखना बेटा। अगर मुख्यमंत्री की चर्चा करें भूपेंद्र पटेल जी की, तो इन्होंने सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व, आपदा प्रबंधन, नगर विकास, नगर पंचायत, सड़क निर्माण, भवन, खनिज व खनन, पोर्ट, सूचना प्रसारण व अन्य विभाग मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। पूनम भाई देसाई की चर्चा करें तो राज्य वित्त मंत्रालय, ऊर्जा व पेट्रोकेमिकल्स है। ऋषिकेश पटेल जी की चर्चा करें, ऋषिकेश पटेल जी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा है, कानून व संसदीय कार्य है। भगवीत पटेल की चर्चा करें तो इनके पास कृषि मंत्रालय, मछली पालन, ग्रामीण आवास व ग्रामीण विकास मंत्रालय है। बलवासी नाथ राजपूत की चर्चा करें तो इनके पास उद्योग मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, साथ साथ एमएसएमई, कुटीर उद्योग और नागरिक उड्डयन है। कन्वीराज पलाली जी की चर्चा करें तो इनके पास जल मंत्रालय, जल आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं लोक विभाग है। पर्यटन जो है मूलूबाई बेरा जी के पास है। जनजाति विकास मंत्रालय जो है वो कुबेर डिनोर जी के पास है। जो लोग भी महाराष्ट्र गुजरात से इस वीडियोस को देख रहे हैं, आपको अपने यहाँ के विस्तार के बारे में कंफर्म होना चाहिए कि कैसे कैसे कैबिनेट में विस्तार किए गए, क्या परिवर्तन आए, वहां के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है बेटा? भूपेंद्र पटेल जी। मुख्यमंत्री के बाद राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी। लोकसभा में सीटें कितनी? लोकसभा में कुल कितनी सीटें बेटा? 26। राज्यसभा की सीटें कितनी? 11। और विधानमंडल की चर्चा करें, विधानसभा जो एक सदनी है, यहाँ पे 182 सदस्य हैं। तो ये पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना, नए मंत्रालय मिले तो ये पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राजनाथ मंत्री राजनाथ सिंह की राज्य आत्मनिर्भरता का मुख्य उदाहरण किसे बता रहे हैं? अब बेटा देखो, हाल ही में राजनाथ राज्य मंत्री जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को उदाहरण दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अलावा हम लोग बाकी भी ऑपरेशन को थोड़ा सा देखते हैं। इससे ऑपरेशन विजय को देखते हैं। आज के दिन बेटा हैशटैग डालो और कॉपी की एक साइड में लिख लो ऑपरेशन विजय। क्या लिखना है बेटा? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय याद रखना, जब कभी आपसे ऑपरेशन विजय के बारे में पूछा जाए तो दो चीजें पूछी जा सकती है। एक तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जा सकता है, गोवा को आजाद कराने के लिए। गोवा को बेटा आजाद किसको कराया गया था? गोवा को आजाद कराएगा, दमन दीव को आजाद कराएगा। इनके लिए एक अभियान चलाया गया जिसको भी हम लोग ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। ये कब चला था? ये चला था 1961 को। सेकेंड पॉइंट याद रखना बेटा, कारगिल युद्ध के बारे में। कारगिल युद्ध में जब हम लोगों ने 26 जुलाई 1999 की बात है, जब कारगिल पे विजय पाई थी, उससे पहले मई से लेके जून तक कारगिल युद्ध चला। कब बेटा? मई से लेके जुलाई तक चलता है, 1999 तक कारगिल युद्ध। और इस कारगिल युद्ध को भी ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। बेटा ऑपरेशन विजय किसको किसको नाम दिया? पॉइंट ध्यान रखना। ऑपरेशन विजय मुख्य तौर पे दो पॉइंट है। एक गोवा मुक्ति दिवस से जो 1961 में होता है, 1961 के बाद गोवा की स्थापना होती है। गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया। कारगिल दिवस की चर्चा करें तो कारगिल दिवस कब मनाया था? कारगिल देखो,
कारगिल विजय हम लोगों को मिलती है 26 जुलाई को, 26 जुलाई 1999 को। पर इससे पहले युद्ध मई से जुलाई तक चला था, जो ऑपरेशन विजय के नाम से जाना था। ये पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना। अब अगर आपसे गोवा मुक्ति के बारे में पूछते, गोवा मुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? गोवा मुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कारगिल विजय के दौरान पूछते तो कारगिल विजय के दौरान में आपको भारत के प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये पॉइंट बेटा ध्यान देने योग्य। अब बेटा ये कंफर्म हो गया ऑपरेशन विजय के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा किया गया एक ऑपरेशन है, जिसके बारे में डिटेल्स आपको कंफर्म ही होंगी। और इसी का उदाहरण अभी राजनाथ सिंह जी दे रहे थे। पॉइंट याद रखो, 1961 में गोवा दमन द्वीप को आजाद कराया गया, पुर्तगाल से आजाद कराने का कार्य किया गया। और इसके साथ ही साथ 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी, जिसके लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया, जो कारगिल दिवस के रूप में। कारगिल युद्ध की मई से लेकर जुलाई के मध्य चला था। 22 जुलाई 1999 को इसमें हम लोगों ने विजय प्राप्त की और कारगिल विजय दिवस मनाया जाने लगा। बेटा दो डेट भी याद होगी। 19 दिसंबर को क्या मनाया था? 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। हाल ही में बेटा आने वाला है गोवा मुक्ति दिवस, तो पॉइंट्स मत भूल जाना कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दोनों पॉइंट्स बेटा की फैक्टर की तरह एक लो। विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस की चर्चा करें तो 26 जुलाई, और गोवा मुक्ति दिवस के साथ एक विजय दिवस मनाया जाता है, वो क्या? 22 दिसंबर। दोनों पॉइंट्स याद दे योग है। ठीक है, पॉइंट्स कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, हाल ही में मध्य प्रदेश में दवा की रक्षा को लेकर कौन सी समस्याएं सामने आई है? Which issues has recently raised concern about medicine safety in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में दवा से संबंधित कुछ दवाएं इतने एक्सपायर हो गए कि उसमें कीड़े तक पाए गए, अर्थात वर्म्स फाउंड इन मेडिसिन। ऑप्शन नंबर बी याद रखो, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। ये बेटा समस्या, ये जो करंट अफेयर्स की चीज है, ये समय समय पे परिवर्तित हो सकती है। अभी के लिए ये पॉइंट्स याद सही रखना, जैसे ही बदलता है वो पॉइंट्स हो जाएगा। ये बेटा रिसेंट एग्जाम्स जिनके उनके लिए याद रखना। तीसरे का ऑप्शन क्या रहा? तीसरे का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत ने केंद्र राज्य संबंध को लेकर कौन सी वित्तीय समस्या पर बहस हो रही है? What official issues is being debated in India regarding central state religion? अब बेटा देखो, सेंट्रल स्टेट रिलीजन में क्या है, पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। उन सभी टैक्सेस में से कुछ का कलेक्शन केंद्र सरकार करती थी और कुछ का कलेक्शन राज्य सरकार करती थी, और दोनों में बंटवारा हो जाता था। अब जैसे ही जीएसटी आई, तो जीएसटी के तहत क्या रहा, जीएसटी है भले ही 3 प्रकार की, परंतु इसमें ध्यान रखना राज्य को पार्ट्स कम मिल रहा है, ज्यादातर इसका कलेक्शन केंद्र सरकार ही कर रहा है। जिस वजह से राज्यों के पास टैक्स कलेक्शन की पावर कम हो गई, टैक्स का प्रॉपर कलेक्शन नहीं हो पा रहा। इस चीज को कायम करने के लिए कर वितरण संतुलन या टैक्स डिवल्यूशन इम्बैलेंस, इस बात पे चर्चा हो रही है। अर्थात चौथे का ऑप्शन नंबर ए। इसको थोड़ा सा बेटा डिटेल से देखते हैं क्या है। भारत में केंद्र राज्य के बारे में चर्चा चल रही है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों, एक है पेन लेने नहीं आते क्या? ठीक है, जो मुख्य विवाद चल रहा है वह राज्यों को केंद्र द्वारा साझा की जाने वाली राजस्व की हिस्सेदारी है। अभी क्या है, अभी सारा का सारा टैक्स का कलेक्शन कौन कर लेते हैं? सारा का सारा टैक्स का कलेक्शन राज्य सरकार, केंद्र सरकार करती है। अब केंद्र सरकार इन चीजों का कलेक्शन तो कर लेती है, कलेक्शन के बाद उसको किस तरह से राज्यों में बांटा जाएगा, उसकी कमी को लेकर राज्यों का बढ़ता वित्तीय दबाव है। राज्यों के पास धन नहीं हो पा रहा है। राज्यों का कहना है केंद्र केवल उन्हें दिए जा रहे राजस्व और अनुदानों की मात्रा के रूप में पर्याप्त नहीं है, जबकि राज्यों के खर्च में झुग्गी झोपड़ी और विकास की जिम्मेदारियां दी गई। विशेष रूप से कुछ खबरों के अनुसार केंद्र सरकार आगामी वित्त आयोग में राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी को 41% से घटा के 41% करने का प्रभाव बना रहा है। इस बात पे चर्चा चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को किस पहल से उजागर किया गया? अब देखो, ऑपरेशन सिंदूर में आप जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम लोगों को एक बात समझ में आ गई, इस देश में अगर आपको टिकना है, आपको बने रहना है, तो आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। क्या बेटा? आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और इसलिए हम लोगों ने क्या पहल चालू की? हम लोगों ने पहल चालू की आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हम लोग वेपन्स बनाएंगे, और अब मेजर वेपन्स देखेंगे आप भारत के बने हुए हैं, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो। अच्छा, एक मुझे ब्रह्मोस मिसाइल का एक बार का याद है, अभी कुछ ही साल दिवाली की बात है, इससे पहले की दिवाली में एक ब्रह्मोस मिसाइल भारत से निकली और पाकिस्तान तक चली गई।
बाद में उन्होंने बता दिया कुछ टेक्निकल फेलियर के कारण मिसगाइडेड मिसाइल रही और ये नॉन न्यूक्लियर मतलब किसी भी लोड के साथ नहीं, केवल टेस्टिंग थी कि हम पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं। और एक्चुअली क्या था, पाकिस्तान एक डोम सिस्टम यूज करता है। डोम सिस्टम क्या होता है कि अंतरिक्ष में ही पूरे के पूरे वेपन्स को आइडेंटिफाई करना और समाप्त कर देना। ये डोम सिस्टम है किसका, ये डोम सिस्टम था चाइना का। अब जैसे ये घटना हुई, ब्रह्मोस की सेल तो बढ़ गई और पाकिस्तान में जो चाइनीज डोम सिस्टम यूज किया गया तो उसकी सेल लगातार घटती चली गई। ये चीजें होती हैं, युद्ध भले ही दो देश लड़ रहे हो परंतु ये दोनों देश किसी ना किसी के या खुद के वेपन्स का टेस्टिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद जिसके वेपन्स अच्छे होते हैं उसके वेपन्स की सेल बढ़ जाएगी। इस बात को बेटा ध्यान रखना। आपको क्या लगता है कि रूस हो गया और अमेरिका हो गया, ये लगातार युद्ध क्यों लड़ते रहते हैं? रूस हो गया, अमेरिका, करंट टाइम में आप देखेंगे इजराइल भी युद्ध लड़ रहा है। वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि इनको अपने वेपन्स टेस्ट करने हैं। जिसके वेपन्स जितने अच्छे होंगे उसकी सेल उतनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी सेल होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पे। अगला क्वेश्चन याद रखो, ऑपरेशन सिंदूर के स्वदेशी को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया पहल को उजागर किया गया। इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम जैसे अंतरिक्ष ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। ऑपरेशन बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही सही हो गया, आत्मनिर्भर भारत। और यहाँ पे सी पे ही टिक लगाना, ठीक है। मेक इन इंडिया उससे पहले की भी पहले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेक इन इंडिया के तहत अभी, मेक इन इंडिया पहल के तहत अभी भारत में वेपन्स का निर्माण नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत 730 करोड़ की अधिक राशि जारी की है ताकि किन दो राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया जा सके। अच्छा, ग्रामीण स्थानीय निकायों की चर्चा करेंगे तो ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था। याद है बेटा, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत 3 स्तर की पंचायतों की गणना की गई। 3 स्तर की पंचायत कौन कौन सी थी? एक थी बेटा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद क्या, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब इन्हीं चीज को विकसित करने के लिए 730 करोड़ की धनराशि जारी की गई है जिसका विकास गुजरात और हरियाणा में होगा। कहा बेटा, गुजरात और हरियाणा में आरबीएलएस के तहत त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम का विकास किया जाएगा। कैसे बेटा? संवैधानिक आधार की देख लो, संविधान का भाग 9 में पंचायतों को वर्णन किया गया जो आर्टिकल 243 से लेकर 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 तक 3 स्तरीय पंचायती निर्माण किया गया। कौन 3 स्तर? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, मध्य स्तर में पंचायत समिति और जिला परिषद। 2 पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन की राजधानी में भारत ने हाल ही में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में अपग्रेड किया है। अब बेटा ध्यान रखना, भारत में अभी हाल ही में एक मंत्री आए थे भ्रमण करने के लिए जो अफगानिस्तान के थे और इनके देश को आजाद कराने के बाद तब उस समय भारत ने वहां पे एक टेक्निकल मिशन बनाया था। अब उसी को पूरी तरह दूतावास बनाती है। वैसे तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अफगानिस्तान में पहला दूतावास किस देश ने बनाया था? तो याद रखना, सबसे पहला दूतावास रूस ने बनाया था। सेकंड नंबर पे भारत का नाम आता है। ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। 7वां नंबर, ऑप्शन क्या रहा? 7वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 8वें सत्र के दौरान किन 3 मसालों के लिए कोडेक्स मानक अंतिम रूप से स्वीकृत कर दिया गया? अच्छा, कोडेक्स मानक हाल ही में 3 चीजों के लिए स्वीकृत किया गया। एक बेटा किया गया बड़ी इलायची के लिए, इसके लिए बेटा ध्यान रखना, बड़ी इलायची के लिए। सेकंड बेटा वेनिला के लिए, वेनिला वनीला फ्लेवर आइसक्रीम बेचे थे। थर्ड जो है वो धनिया के लिए जिसका कार्डमम बोलते हैं। अब बेटा तीनों ऑप्शंस कहीं भी लिखे गए हैं, एक क्लोव हो गया, नटमेंगल हो गया, फ्रिंगल हो गया, ये तो नहीं है बेटा। वनीला, लार्ज कार्डमम और कोरिएंडर, ऑप्शन नंबर सी का सही रहा। 8वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा, वनीला, लार्ज कार्डमम और कार्डमम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला चर्चा पूछ रहा है आपसे। 2025 में एफएओ से तकनीकी सहायता तकनीकी मान्यता प्राप्त करने वाले सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड इन माइक्रो इकोसिस्टम से मॉडल किस संस्थान ने विकसित किया? बेटा देखो, क्वेश्चन आपसे इतना पूछा जाता है, जानना चाह रहा है, SAIME सेम का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैग्रो इकोसिस्टम। मैग्रो क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में सस्टेनेबल एक्वाकल्चर या सस्टेनेबल जलीय वातावरण कैसे विकसित किया? ये मॉडल किसने बनाया? तो बेटा ध्यान रखना, ये मॉडल न्यूज द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? न्यूज अर्थात कहानियों द्वारा। नेचुरल इन्वायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ने इसका निर्माण किया है। और इसमें हो किया क्या जाएगा, ये है क्या? ये बेटा एक कलकत्ता की स्वायत्त संस्थान है जिस जो कार्य करती है मैग्रो वनों पे, जीवों के संरक्षण पे। इसने मैग्रो क्षेत्रों में या दलदली क्षेत्रों में
एक्वा लाइफ को संरक्षित करने का प्रोग्राम चालू किया। न्यूज द्वारा, न्यूज का फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा जारी किया गया था। 9 का ऑप्शन क्या रहा? 9 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एफओ द्वारा प्रकाशित ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असिस्टमेंट जीएफआरए 2025 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्रों के मामले में वर्तमान रैंकिंग क्या है? वैश्विक रैंकिंग की चर्चा करें, वैश्विक रैंकिंग में भारत की रैंक 9वीं है, 9th रैंक है। इसके द्वारा जीएफआरए द्वारा, ये पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना, जीएफआरए द्वारा वन क्षेत्र में भारत की 9वीं रैंक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, गुजराती समुदाय किस वर्ष विक्रम संवत 2082 की शुरुआत के लिए बेस्टू वर्ष या गुजराती नववर्ष मनाता है? अच्छा, बेस्टू वर्ष की चर्चा करें, गुजराती नववर्ष की, तो बेटा ध्यान रखना, गुजराती नववर्ष जो है वो 22 अक्टूबर को मनाया जाता है, अर्थात 22 अक्टूबर 2025 को मनाया जाता है गुजराती नववर्ष। ध्यान रखना बेटा, कभी कभी इसको गुजराती नववर्ष के रूप में पूछा दिया जाएगा, कभी कभी इसको बेस्टू वर्ष या बेस्टू नववर्ष के रूप में पूछा जाएगा, तो दोनों पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना है। 11 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उड़ान योजना पूरे देश का आम नागरिक ने हाल ही में 9 वर्ष पूरे किए हैं। यह भारतीय उड़ान मंत्रालय की प्रमुख योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अब बेटा देखो, उड़ान की चर्चा करें, उड़ान का उद्देश्य क्या था बेटा? उड़ान का एक उद्देश्य था, हर व्यक्ति एवं हवाई जहाज से सफर कर सके, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक बड़ी सुगमता से पहुंच सके। इस उड़ान कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी थे। साथ ही साथ किस मंत्रालय द्वारा? ये नागरिक उड़ान मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। इसको प्रारंभ करने की डेट बेटा याद रखना, वो थी 27 अप्रैल 2017 को प्रारंभ किया गया। 2017, 27 अप्रैल 2017 को डेट याद रखना। उड़े भारत का आम नागरिक 27 अप्रैल 2017 को प्रारंभ किया गया। लॉन्च करने वाले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी थे। छोटे शहरों को भी हवाई मार्गों से जोड़ा, सस्ती दरों पे हवाई जहाज की यात्रा कराना, हवाई अड्डे को रीजनल या पुनर्विकास करना, ये इसका उद्देश्य था। नाम क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल्विया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, जिससे इवो मोरासेस के तहत शुरू हुए लगभग 2 दशकों में सामाजिक शासन का अंत हो गया? याद रखना, बोल्विया के नए राष्ट्रपति जो हैं वो रोड्रिगो पैज हैं। क्या नाम है बेटा इनका? नाम याद रखना, रोड्रिगो पैज। रोड्रिगो पैज को क्या बनाया गया? रोड्रिगो पैज जो है वो बोल्विया के नए राष्ट्रपति हैं, जिसके तहत वहां पे लगभग 20 वर्षों से चल रहा सामाजिक आंदोलन का समापन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपसे, ऑल इंडिया ट्रेडर्स सीएटीआई के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार नवरात्रि में दिवाली 2025 के बीच वस्तुओं के कुल नवरात्रि से दिवाली 2025 में कुल कितना परसेंट रहा? तो ये ध्यान रखना, ये डाटा भूल भी जाना, कोई दिक्कत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं, तो 5.4 लाख करोड़ रहे। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश ने हाल ही में बढ़ते अपराध और अशांति को काबू पाने के लिए अपनी राजधानी लीमा और कायाब प्रांत में 30 दिन का आपातकाल घोषित किया है? लगातार 30 दिन का आपातकाल जारी करने वाला इस देश का नाम पेरू है। पेरू लगातार अपने अपराध और अशांति पे काबू नहीं पा रहा था। पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा आज का सेशन यहीं तक था। अगर आप यूपी ट्रिपल एस में स्टेनो असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो विजिट करिएगा द एग्जाम बड़ी एप्लीकेशन। यहाँ पे आप लोगों के लिए काफी अच्छे ऑफर्स हैं। यूपी पीआरबी में एसआई के बैचेस बंद हो चुके हैं, कांस्टेबल और होमगार्ड के बारे में, और एसएससी में ये बैचेस। द एग्जाम बड़ी का एप्लीकेशन भी है, इसको विजिट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियो देख ही रहे हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।